कहानियाँ हिंदी। वर्ष 1900 की बात है। कृष्णपुरम गांव में सूर्य देवता आग उगल रहे थे। जलाशय सूख चुके थे और पूरा गांव प्यास से तड़प रहा था। पीपल के पेड़ की छाया में भेड़ बकरी चराने वाला रमैया थककर बैठा हुआ था। अरे ओ लच्छू, इस कड़कती धूप में तू यहाँ क्यों आई? इस तपती हवा के थपेड़ों से जब हम मनुष्य ही झुलस रहे हैं तो उन भेड़ बकरियों का क्या होगा? तू घर पर ही रह सकती थी ना। क्या करे रमैया, सुबह जो मांड का पानी पिया था वो तो कब का भाप बनकर उड़ गया। भूख से तुम्हारा पेट जल रहा होगा, इसीलिए मैं ये बासी रोटी का टुकड़ा लेकर आई हूँ। तुम तो यहाँ धूप में बैठे हो, पर उन मूक प्राणियों को देखो। हम मनुष्य तो कुछ भी पीकर जी लेंगे, पर इनके लिए पानी कहाँ मिलेगा? सही कहती है लच्छू, सूखने की क्या बात करती है? गांव के जलाशय की तलहटी में जो कीचड़ था वो भी सूखकर पत्थर जैसा कड़ा हो गया है। भेड़ बकरियों के लिए घूंट भर पानी मिलना भी दूभर हो गया है। आज सुबह जब मैं झुंड को ले जा रहा था तो वे मेढ़े पानी के लिए तड़प कर सिर हिला रहे थे। अगर ऐसा ही रहा तो इस झुंड को बचाना कठिन हो जाएगा। हमारे पास बस यही धन है, अगर यही ना रहे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो रमैया, भगवान कोई ना कोई मार्ग अवश्य दिखाएंगे। अरे देखो, उधर देखो, गांव के मुखिया पुल्लैया जी और उनकी पत्नी रंगम्मा जी आ रहे हैं। उनके चेहरे तो गुस्से से काले पड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे गांव में कोई बड़ा झगड़ा हुआ है। दूर से पुल्लैया और रंगम्मा पसीने से लथपथ होकर आ रहे हैं। पुल्लैया हाथ की लाठी को धरती पर पटकते हुए बड़े आवेश में चल रहे हैं। रमैया, ओ रमैया, कहाँ हो तुम? इस गांव में मनुष्यों के लिए कोई आदर सत्कार ही नहीं बचा। अकाल पड़ने पर क्या लोग इतने नीच हो जाते हैं? यही हूँ मुखिया जी, आइए इस पीपल के पेड़ की छांव में थोड़ी देर बैठिए। रंगम्मा जी, आप भी आइए। क्या हुआ मुखिया जी, आप इतने क्रोध में क्यों हैं? क्या कुएं पर कोई झगड़ा हुआ है? क्या कहे रमैया, कैसा भाग्य है। बुढ़ापे के इस मोड़ पर पानी के लिए पूरे गांव में भटकना पड़ेगा, ऐसा कभी सोचा भी न था। उस जलाशय में जो थोड़ा सा पानी बचा था, उसी के लिए वेंकन्ना की पत्नी सीतम्मा से अभी बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हाँ रमैया, गांव का मुखिया होने पर भी क्या मुझे पानी नहीं मिलेगा? मेरे दादा परदादा के समय से हमने इस गांव की भलाई के लिए कितना कुछ किया है। अब सीतम्मा कहती है कि उसका खेत सूख रहा है। यदि किसान का खेत सूखे तो गांव भूखा मरेगा, पर मेरी फुलवारी सूख जाए तो ये हमारे कुल का अपमान है ना। और फिर हमने तो केवल पीने के लिए ही मांगा था, पर उसने एक न सुनी। मुखिया जी, शांत हो जाइए। धूप से दिमाग तो गर्म हो जाते हैं, पर कठिनाइयां दूर नहीं होती। पानी की किल्लत तो सभी को है। इस तपन के कारण मनुष्यों की बुद्धि कम होती जा रही है। सीतम्मा भी बेचारी अपनी फसल को लेकर बहुत चिंतित होगी। आप बुरा मत मानिए। हाँ रंगम्मा जी, हम सब बचपन से एक साथ पले बड़े हैं। अब पानी की एक बूंद के लिए अगर हम इस तरह शत्रुओं की भांति लड़ने लगेंगे तो गांव वाले क्या कहेंगे? तुझे क्या पता लच्छू, मैंने सुना है कि तेरे कुएं में अभी भी थोड़ा पानी रिस रहा है और तू भेड़ बकरियों के लिए वही पानी काम में ला रही है। हमारी दशा तो देखो, कुएं की तलहटी में मेढक तक मर रहे हैं। इतने में ही किसान वेंकन्ना और उसकी पत्नी सीतम्मा भी हांफते हुए वहां पहुंच गए। उनके चेहरों पर निराशा और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। पुल्लैया जी, आप यहाँ हैं? रमैया भाई, तुम ही न्याय करो। हमारे खेत के मिर्च की सारी फसल जलकर काली पड़ चुकी है। हमारे घर के बुजुर्गों को पीने तक का पानी नहीं मिल रहा। हम खेत का काम छोड़कर कुओं के चक्कर काट रहे हैं। ऐसे में रंगम्मा जी का हमारी सीतम्मा को सबके सामने ताना मारना कहाँ का इंसाफ है? रंगम्मा जी के कड़वे बोल अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। रमैया भाई, क्या उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि किसान की पत्नी को लालच ज्यादा होता है? हम जो खून पसीना बहाकर अनाज उगाते हैं, उसी से तो आप सबका और हमारा पेट भरता है, पर इन्होंने आकर तमाशा खड़ा कर दिया। मैंने ऐसा क्या कह दिया सीतम्मा? मैंने तो बस इतना ही कहा था कि जो थोड़ा बहुत पानी बचा है उसे अगर बगीचे में डाल दोगी तो पीने के लिए क्या बचेगा? तुम्हें अपनी फसल का लालच है और मुझे अपनी जान की फिक्र। बस करो, सबके सब चुप हो जाओ। तुम्हारा ये गुस्सा ना तो इस धूप को कम करेगा और ना ही गंगा मैया को वापस लाएगा। वेंकन्ना, सीतम्मा, तुम दोनों समझदार हो। पुल्लैया जी भी उम्र में तुमसे बड़े हैं। इस तरह रास्ते पर झगड़ना हमारे गांव को शोभा नहीं देता। मुसीबत के समय ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। तो फिर क्या करे रमैया? मैं इस गांव का मुखिया होने नाते कह रहा हूं,
अगर ऐसी ही धूप रही तो अगले महीने तक हम सबको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। ढोर डंगर बेच देंगे, जमीन जायदाद छोड़ देंगे और कहीं और चले जाएंगे। मैंने सुना है कि पास के गांव में अभी भी पानी है। गांव छोड़कर भागना कोई उपाय नहीं है मुखिया जी। अपनी मातृभूमि को छोड़ देने से इंसान का हौसला टूट जाता है। जरा मेरी इन भेड़ों को देखो, ये कभी झूठ नहीं बोलती। इंसान स्वार्थ से सोचता है, लेकिन जानवर अपनी जरूरत से सोचते हैं। क्या तुम जानते हो कि ये सब यहाँ क्यों रुकी हैं? क्या कह रहे हो रमैया? क्या भेड़े बताएंगी कि पानी कहाँ है? वे तो बेजुबान जानवर है, उन्हें क्या पता। भले ही उनके पास जुबान नहीं है लच्छुम्मी, लेकिन वे प्रकृति के इशारों को समझती हैं। काफी देर से मेरे झुंड का एक बूढ़ा मेढ़ा उस पुराने शिव मंदिर के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ बार बार जा रहा है और अपने खुरों से मिट्टी खोद रहा है। उसे किसी चीज की महक आ रही है। वहां क्या होगा रमैया? वो तो सूखी पथरीली पहाड़ी है। धूप से तो वहां के पत्थर भी चटक रहे हैं। वहां पानी मिलना तो ऐसा ही है जैसे आसमान से शहद बरसना। मैंने तो आज तक वहां कभी नमी भी नहीं देखी। वेंकन्ना, हमारे बुजुर्गों की कही बातें हमेशा सच होती हैं। जमीन पर कहीं भी अगर आंवला या जामुन के पेड़ों का झुंड हो तो समझो वहां जमीन के नीचे पानी है। मेरे दादाजी ने बचपन में मुझे बताया था कि उस पहाड़ी के पीछे एक पुराना कुआं हुआ करता था। वो करीब साल 1800 के आसपास का कुआं है। उस जमाने में लोग उसे हवा कुआं कहते थे। उनका मानना था कि वो कभी नहीं सूखता। पुराना कुआं? 20 साल पहले जब मैं बहू बनकर इस गांव में आई थी तब तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। पूरा गांव तो तालाब पर ही निर्भर है। अगर पहाड़ी पर कोई कुआं होता तो क्या हमें पता नहीं चलता? तुम्हें इसलिए नहीं पता सीतम्मा, क्योंकि वो बहुत पुराना है। वक्त के साथ किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो मिट्टी से भर गया। जब चारों तरफ सब कुछ सूख चुका है तो सिर्फ वहीं पर हरियाली कैसे है? इसका मतलब यही है कि वहां जमीन के नीचे नमी है। जानवरों के सूंघने की शक्ति हम इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। क्या ये सच है रमैया? अगर सच में वहां पानी मिल गया तो हमारे गांव के सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरा बगीचा बच जाएगा, तुम्हारी भेड़ें बच जाएंगी और हमारा गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। लेकिन उस मिट्टी को हटाएगा कौन? इस तपती धूप में किस में इतनी हिम्मत है? हम सब भूख और प्यास से बेहाल है। कुआं खोदना क्या कोई मामूली बात है? अगर हिम्मत नहीं दिखाई रंगम्मा जी तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। लड़ने झगड़ने में जो ताकत हम बर्बाद कर रहे हैं, क्यों ना उसे इस कुएं को खोदने में लगाएं। ये करो या मरो का समय है। भगवान ने हमें खुद मेहनत करने का मौका दिया है। आइए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ रमैया भाई, अपनी फसल के लिए नहीं बल्कि अपने गांव के लिए। मेरे पास पुराने फावड़े और कुदाल हैं, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। मैं भी चलूंगी। मिट्टी हटाने में मैं हाथ बटाऊंगी। बैठकर रोने से अच्छा है कि कुछ किया जाए। रंगम्मा जी, क्या आप हमारे साथ चलेंगी? सब मिलकर उस पुरानी पहाड़ी की तरफ चल पड़े। रमैया रास्ता दिखा रहा था। शिव मंदिर के पीछे की कटीली झाड़ियों को हटाया गया तो पुराने जमाने का एक पथरीला ढांचे का हिस्सा दिखाई दिया। रमैया, तुम्हारी कही बात एक एक अक्षर सच निकली। यहाँ वाकई कोई ढांचा है। देखो, ये पत्थर कितने पुराने हैं। हाँ, ये कुएं की मुडेर ही है, लेकिन ये पूरी तरह से मिट्टी, कचरे और बड़े बड़े पत्थरों से भरी पड़ी है। इसे साफ करने में बहुत वक्त लगेगा। पर देखो, जहाँ वो मेढ़ा खोद रहा था वहाँ की मिट्टी काफी नरम है। अरे उधर देखो, उस कोने में थोड़ी काई जमी हुई है। इतनी कड़कती धूप में भी अगर काई है तो अंदर पानी पक्का है। शायद इसीलिए भेड़ें यहाँ आ रही थी। रमैया, तुम सच में बहुत समझदार हो। पूरा गांव तालाब के लिए लड़ रहा था और तुमने इस छुपे हुए खजाने को ढूंढ निकाला। मेरे दादाजी भी किसी कुएं का जिक्र करते थे, लेकिन मैंने घमंड में आकर उसे भुला दिया। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सीतम्मा, थोड़ी देर पहले मैंने जो कुछ भी कहा उसके लिए मुझे माफ कर देना। चलो, हम सब मिलकर इस कुएं को साफ करते हैं। तुम और मैं मिलकर मिट्टी बाहर फेंकेंगे। कोई बात नहीं रंगम्मा जी, हम सब एक ही मुसीबत में हैं। चलिए अब खुदाई शुरू करते हैं। मैं भी कुदाल उठाती हूँ। रुकिए, यहाँ हर कोई भारी काम नहीं कर पाएगा। वेंकन्ना और मैं नीचे उतरकर मिट्टी निकालेंगे। मुखिया जी, आप ऊपर रहकर मिट्टी की टोकरियाँ खींचिए। लच्छुम्मी, रंगम्मा जी और सीतम्मा, आप लोग उस मिट्टी को दूर फेंकती जाइए। सब मिलकर हाथ बटाएंगे तभी काम जल्दी होगा। शाम होने से पहले हमें पानी की झलक देखनी है। काम शुरू हो गया। कुदाल चलने की आवाजें गूंजने लगी। रमैया भाई,
ये पत्थर बहुत भारी हैं। मेरे हाथों में दर्द होने लगा है। क्या सच में पानी निकलेगा? न जाने कितने सालों से ये ऐसे ही बन पड़ा है। पानी जरूर निकलेगा वेंकन्ना, पक्का निकलेगा। तुम इन पत्थरों को देखकर मत डरो, इनके नीचे छुपी गंगा मैया को याद करो। हमारे गांव की साख इसी कुएं से जुड़ी है। थोड़ी देर और मेहनत कर लो, हमारे पुरखों का बनाया ये कुआं हमें कभी धोखा नहीं देगा। हाँ वेंकन्ना, हार मत मानो। मैं ऊपर हूं ना, टोकरियां ध्यान से खींच रहा हूं। रंगम्मा, तुम सीतम्मा की मदद करो, वो थक गई लगती है। ये मेहनत हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, हमारे खून में ही कड़ा परिश्रम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुखिया जी। इस मिट्टी में अब गीलापन साफ दिख रहा है। इसे देखकर मुझ में एक नया जोश आ गया है। लक्ष्मी, तुम थोड़ा पानी पी लो, तुम्हारा चेहरा धूप से झुलस रहा है। मेरे चेहरे की चिंता छोड़ो रंगम्मा जी, कुएं से पानी निकलने दो, उसी पानी से अपना मुंह धोऊंगी। रमैया, तुम कितनी गहराई तक पहुंच गए? हम करीब 10 फीट नीचे आ चुके हैं लक्ष्मी। यहाँ की मिट्टी बहुत गीली और नरम है। वेंकन्ना, यहाँ देखो, यहाँ खोदते ही सोता फूटने वाला है। फावड़े से जरा जोर से वार करो। सब पसीने से तरबतर थे, फिर भी कोई एक पल के लिए भी नहीं रुका। सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए काम में जुटे रहे। रमैया भाई, तुमने वो आवाज सुनी? पानी के बुलबुलों की आवाज आ रही है। पानी आ रहा है। जोर से खोदो वेंकन्ना, बस एक आखिरी चोट, गंगा मैया का नाम लो। वेंकन्ना ने जैसे ही कुदाल से जमीन पर पूरी ताकत से वार किया, नीचे से ठंडे पानी का एक तेज सोता फूट पड़ा। ये देखते ही सबकी आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। पानी पानी आ गया। रमैया भाई, गंगा मैया आ गई, देखो। हे भगवान, तेरी बड़ी कृपा है। मुखिया जी, पानी निकल आया, और वो भी एकदम साफ और मीठा पानी। क्या सच में? रामैया, तुम दोनों जल्दी से ऊपर आ जाओ। उस पानी को देखकर तो जैसे मेरी जान में जान आ गई है। गंगा मैया आ गई, हमारी भेड़ें बच गई। रमैया, तुम तो सच में हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। तुम्हारी समझदारी ने ही आज हम सबको बचा लिया। देखो, ये पानी कितना ठंडा है, बल्कि हमारी मेहनत का मीठा फल है। रमैया, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। तुमने ये साबित कर दिया कि समझदारी सिर्फ किताबी पढ़ाई में नहीं, बल्कि प्रकृति को समझने में है। मैं गांव का मुखिया होने के घमंड में चूर था, लेकिन तुम एक साधारण इंसान होकर भी असली ज्ञानी निकले। मुझे तुम्हारे आगे सिर झुकाना चाहिए। हाँ रमैया, हम तो बस एक दूसरे को कोसने में लगे थे। तुमने समस्या का हल निकाला और हम सबको एक मंच पर ले आए। अब हमारे गांव में उत्सव मनेगा। मुखिया जी, प्रकृति हमें सब कुछ देती है, लेकिन हम ही भूल जाते हैं कि उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। जब इंसान के अंदर स्वार्थ बढ़ जाता है तो उसकी आंखों पर पट्टी बन जाती है। इस गर्मी ने हमें एक अच्छा सबक सिखाया है। जब पानी हो तो उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये पानी हम सबका है। बिल्कुल सच कहा भाई। इस कुएं को अब से हम एक मंदिर की तरह पूजेंगे। ये हमारे गांव की जीवन रेखा है। कल से पूरे गांव वालों को बुलाकर इस कुएं की मुडेर को पक्का और मजबूत बनाएंगे, ताकि किसी को भी पानी की कमी ना हो। हाँ, और इस कुएं का नाम रमैया जी के नाम पर ही रखा जाना चाहिए। आखिर उन्हीं की वजह से तो ये हमें मिला है। नहीं सीतम्मा, ऐसा मत कहो। ये हम सबकी सामूहिक मेहनत का नतीजा है। सच तो ये है कि मेरी भेड़ों ने मुझे रास्ता दिखाया। इन बेजुबान जानवरों के पास प्रकृति का जो ज्ञान है, अगर उतना हम इंसानों को मिल जाए तो बहुत है। भेड़ें जमीन को देखकर पानी पहचान लेती हैं, और हम इंसान आसमान की तरफ देखकर बस बारिश का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है रमैया, तुम्हारी बात के अनुसार ही इसे कृष्णपुरम साझा कुआं कहा जाएगा। लेकिन हर साल आज ही के दिन हम सब मिलकर गंगा मैया की पूजा करेंगे। तुम्हारे द्वारा दिखाया गया ये रास्ता गांव के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। रमैया, आज रात हमारे घर में जो थोड़ा सा चावल बचा है, उसकी मैं खीर बनाऊंगी। गंगा मैया को उसका भोग लगाएंगे और गांव के सभी बड़ों को घर पर बुलाएंगे। हाँ लक्ष्मी, बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। चाहे इंसान हो या जानवर, भूख से भी बड़ी सजा प्यास होती है। लेकिन हमें अपनी इस एकता को कभी नहीं भूलना चाहिए। जिस गांव में एकता नहीं होती, वो बिना पानी के कुएं जैसा सूखा होता है। रंगम्मा जी, कल मैं अपने खेत की ताज़ा सब्जियां आपके घर भिजवाऊंगी। आप भी हमारे साथ मिलकर खाना बनाइएगा। हम सब साथ बैठकर खाएंगे। अब हमारे बीच कोई मनमुटाव नहीं होना चाहिए। हाँ सीतम्मा, मिलकर रहने में ही असली सुख है। ये बात मुझे आज अच्छी तरह समझ आ गई। मेरे बगीचे में जब आम पकेंगे तो पहली टोकरी मैं तुम्हारे घर ही भिजवाऊंगी। वेंकन्ना, कल सुबह ही सारे औजार तैयार रखना और गांव के बाकी लोगों को भी साथ ले आना।
हम इस कुएं को थोड़ा और गहरा करेंगे और चारों तरफ एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाएंगे। बिल्कुल तैयार रहूंगा मुखिया जी। ये गर्मी हमारे लिए कोई कड़वी याद नहीं, बल्कि एक बेहतरीन सबक साबित हुई। जैसा कि रमैया भाई ने कहा, अगर हम प्रकृति से प्यार करेंगे तो वो भी हमारी रक्षा करेगी। उस शाम रमैया अपने झुंड को ठंडा पानी पिलाकर बड़े सुकून से घर की तरफ ले गया। रमैया का वो कुआं आज भी उस गांव के लोगों के लिए एकता और सूझबूझ का प्रतीक बना हुआ है। मुसीबत के समय आपा खोने या गुस्सा करने के बजाय अगर ठंडे दिमाग और बुद्धि से काम लिया जाए तो हर समस्या का समाधान मुमकिन है। गर्मियों का मौसम होने के कारण खेती का कोई काम नहीं है। गांव के तालाब के तल पर पानी कम हो जाने से मछलियों का शिकार जोरों पर चल रहा है। गांव के छोर पर एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे छोटा सा बाजार लगा हुआ है। सुबह का समय, आसमान से जैसे अंगारे बरस रहे हों। अब इस साल वैसाख बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सुबह सुबह ही जब ऐसी उमस हो रही है तो दोपहर तक न जाने क्या स्थिति होगी। शांतम्मा, ओ शांतम्मा, जरा ठंडा पानी दोगी? गला सूख रहा है। शांतम्मा अंदर से आते हुए, ये लीजिए, अभी अभी घड़े से निकाला है। हमेशा देखें तो उस पंखे के साथ कुश्ती ही लड़ते रहते हैं क्या? जरा ठंडी रागी की छाछ पीजिए, जान में जान आ जाएगी। रमैया पानी पीते हुए, हाँ, कितना सुकून मिला। उस घड़े का पानी तो अमृत है। हाँ शांतम्मा, आज मंगलवार है ना? गांव के छोर पर पीपल के पेड़ के नीचे किष्टप्पा ने मछली बाजार लगाने को कहा था, याद है? याद क्यों नहीं रहेगा? सुबह गौरम्मा ने भी बताया था। नाले में पानी कम हो गया है ना, लेकिन मैंने सोचा कि हमें क्या करना है, इस धूप में बाजार तक जाना क्या जरूरी है? यही मेरा संदेह था। हमें क्या करना है कहने से कैसे चलेगा। गर्मियों की दोपहर के समय मछली के शोरबे के टुकड़े का टुकड़ा चबाकर खाने का मजा ही कुछ और है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन वो किष्टप्पा जो दाम बताए उसी दाम पर दे देने वाला इंसान नहीं है। जरा डटकर मोल भाव करना होगा। अपने दोस्त रंगैया को भी साथ ले जाइए, दोनों मिलकर मोल भाव कर सकते हैं। वो रंगैया तो बातों में उलझाकर दाम कम करवा देता है। मुझे पता है कि मेरी पत्नी के पास हमेशा ऐसा एक आपातकालीन कोष होता ही है। ये तुम्हारी बचत की महिमा है। ठीक है, मैं जाकर रंगैया को आवाज देकर आता हूं। जाने से पहले वो साफा ठीक से बांध लीजिए। धूप सिर पर लगेगी तो फिर सिरदर्द से छटपटाने लगेंगे। रमैया पैदल चलते हुए रंगैया के घर जाता है। वहाँ रंगैया अपनी बहू लक्ष्मी से बात कर रहा है। दोनों चबूतरे पर चटाई बिछाकर बैठे हैं। ओए रंगन्ना, अभी तक घर में ही हो? बाहर दुनिया मछलियों के लिए दौड़ी जा रही है और तुम अभी तक यहीं बैठे हो क्या? हाँ रमैया, बैठो। देखिए ये धूप। मेरी बहू लक्ष्मी को ये उमस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। शहर से आई लड़की है ना, यहाँ पंखों से हवा झलने की उसे आदत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है ससुर जी, यहाँ की साफ हवा शहर में कहाँ मिलती है। वहाँ तो सब तरफ धूल और धुआं है। यहाँ पेड़ों की छांव में जो सुकून है वो और कहीं नहीं मिल सकता। प्रणाम रमैया दादाजी, आप कैसे हैं? कैसी हो लक्ष्मी बेटी? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? ऊंची पढ़ाई पढ़कर हमारे गांव का नाम रोशन करना है, समझे? सब बहुत अच्छा है दादाजी। तब तक इस गांव की ठंडक और आप सबका प्यार अनुभव करने की इच्छा है। यहाँ के लोगों के बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है। ठंडक कहाँ है बेटी? अभी देखो रमैया आया है। ये पक्का मछली बाजार के लिए ही निकला है। रमैया, तुम्हारा चेहरा देखते ही मैं समझ गया था तुम मछली के शोरबे के ही ध्यान में हो ना। तुमने बिल्कुल सही पहचाना रंगन्ना। किष्टप्पा ने नाले में मछलियां पकड़ी हैं। शांतम्मा भी पकाने के लिए तैयार बैठी है। चलो चले, ताजी मछलियां मिल जाएंगी। ससुर जी, क्या मैं भी आ सकती हूँ? देखना चाहती हूँ कि हमारे गांव का बाजार कैसा होता है। उस पीपल के पेड़ के नीचे होने वाली वे बातें सुनना चाहती हूँ। क्यों नहीं आ सकती बेटी? वो छाता ले लो, सिर पर धूप नहीं लगेगी। रमैया, चलो हम चलते हैं। रास्ते में कुछ देर पुराने दिनों की बातें कर लेंगे। हाँ रंगन्ना, मुझे उस 60वें साल की याद आ रही है जब बारिश नहीं हुई थी और तालाब के तल से मछलियां पकड़ी थी। तब हम सब छोटे बच्चे थे। तीनों पैदल चलते हुए गांव के छोर पर स्थित पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं। वहां सीतम्मा दादी मछलियों की टोकरियों के सामने बैठी है। किष्टप्पा तालाब के किनारे से और भी मछलियां पकड़कर लाकर ढेर लगा रहा है। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं।
आइए बाबू आइए, ताजी मछलियाँ अभी अभी नाले में से निकाली हैं। अरे ओ किष्टप्पा, इतना चिल्ला क्यों रहा है? पूरे गांव को पता है कि तेरी मछलियाँ ताजी हैं। गला बैठ जाएगा, देख लेना। ये देख गौरम्मा, इस धूप से तेरी भिंडी भी मुरझा गई है। देख, थोड़ा पानी छिड़क दे, तभी ताजी दिखेंगी। हाँ सीतम्मा दीदी, सुबह ही खेत से तोड़ी थी, लेकिन इस धूप से ऐसी हो गई, पानी छिड़क ही रही हूँ। ये देखो लक्ष्मी बेटी आई है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। शहर जाने के बाद भी हमारी संस्कृति नहीं भूली। प्रणाम गौरम्मा जी, सीतम्मा दादी। आज आपका बाजार बहुत रौनक वाला लग रहा है। आना ही चाहिए बेटी, ये तो हमारा भाग्य है कि आज शहर की चंडी यहाँ आई है। क्यों बेटी, उन मछलियों को देखो, ये तुम्हारे शहर में मिलने वाली मछलियों जैसी नहीं है। ये सीधे नाले से आई हैं। खाओगे तो स्वाद जुबान पर चढ़कर रह जाएगा। अच्छा अच्छा, सीतम्मा दादी, हमारे लिए अच्छे टुकड़े देखकर एक आधा सेर तौल दो। दाम तो बस जायज ही लगाना, समझे? रमैया बाबू, क्या तुम्हें नहीं पता? क्या मैं तुमसे ज्यादा पैसे लूंगी? लेकिन इस किष्टप्पा की मेहनत भी तो देखनी होगी ना। वो रात भर बिना आंख झपकाए किनारे पर बैठा रहा। हाँ बाबू, रात भर उस नाले में भीगते हुए बैठा रहा। सांप होंगे या बिच्छू होंगे, इसका डर होने पर भी आप सबको ताजी मछलियाँ पहुँचाने के लिए ही। किष्टप्पा, ये देख, उस टोकरी में जो मछलियां हैं वे बहुत छोटी हैं, थोड़ी बड़ी वाली डाल। आज मुझे अपनी बहू के लिए अच्छा खाना बनवाना है। गांव के मुखिया सुरैया जी कंधे पर अंगोछा डाले हुए गंभीरता से चलते हुए आते हैं। उनके चेहरे पर शांति है। सब लोग खड़े होकर उन्हें सम्मान देते हैं। क्यों रमैया, बाजार कैसा चल रहा है? सब कुशल मंगल है ना? धूप परेशान तो नहीं कर रही है? प्रणाम सुरैया जी, सब कुशल है। बस ये धूप ही थोड़ी परेशानी पैदा कर रही है। तालाब सूख रहे हैं, ये देखकर डर लग रहा है। हाँ, मैं भी इसीलिए आया हूँ। अभी अभी तालाब का किनारा देखकर आ रहा हूँ। पानी बहुत कम हो गया है। अगर हम अभी से सचेत नहीं हुए तो पशुओं के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सच है सुरैया जी, हमारे गांव के पश्चिमी कुएं में भी पानी खींचने पर मिट्टी आ रही है। क्या उसकी गाद निकलवाने का कोई प्रबंध करेंगे? हम सब मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। मैं भी यही सोच रहा हूँ रंगैया। अगले हफ्ते गांव की चौपाल पर सबको बुलाकर बात करूंगा। बेटी लक्ष्मी, तुम कैसी हो? शहर में तुम्हारे पिताजी कैसे हैं? उनकी नौकरी कैसी चल रही है? मैं ठीक हूँ दादाजी। पिताजी ने भी कहा था कि मैं आपको उनकी तरफ से याद करूं। आपकी सलाह उन्हें बहुत पसंद आती है। जानकर खुशी हुई। शहर जाने के बाद भी तुम्हारे पिताजी हमारे गांव को नहीं भूले। वे बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। ठीक है सीतम्मा, मेरे लिए भी कुछ मछलियां अलग रख देना। शाम को मेरा लड़का आकर ले जाएगा। और सुनो गौरम्मा, थोड़े बैंगन भी दे दो। बिल्कुल सूर्या जी, मैं आपके लिए फिर से खेत में जाकर ताजे बैंगन तोड़ लाऊंगी। शांतम्मा भी धीरे धीरे बाजार पहुंचती है। रामैया जब मछलियां खरीद रहा होता है तो वो बीच में दखल देती है। उसकी आंखों में एक चमक है। अजी सुनते हो, इतनी जल्दी पैसे दिए जा रहे हैं क्या? सीतम्मा दीदी, जरा तराजू को ठीक से देखो, कांटा उस तरफ झुक रहा है। धोखा मत देना, समझे? अब्बो, शांतम्मा आ गई भाई। अब तो मेरा काम तमाम। मोल भाव में इससे बढ़कर कोई नहीं है। ये देख शांतम्मा, मैं तौल में कभी गड़बड़ी नहीं करती, धर्म का पालन करती हूँ। चलो ठीक है, ये मछलियाँ बहुत छोटी हैं, थोड़ी बड़ी देखकर डालो। हमारे रामैया जी को मछलियाँ बड़ी हो तभी पसंद आती हैं। ये देख गौरम्मा, वो भिंडी भी 1 पाव दे देना। मछली पकाने के बाद थोड़ी भिंडी की सब्जी बना दूंगी तो अच्छा रहेगा। कहे शांतम्मा, भला ऐसी कौन सी रसोई है जो तुम नहीं जानती? पूरे गांव में तुम्हारे मछली के शोरबे की चर्चा होती है। अच्छा चाची जी, तब तो आज मुझे आपके घर आना ही पड़ेगा। उस रसोई का रहस्य क्या है, ये जानना है। जरूर आओ बेटी, मैं तुम्हें गांव के तरीके सिखाऊंगी और तुम मुझे शहर के किस्से सुनाना। वहाँ सब लोग इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हैं, ये मुझे समझाना। निश्चित रूप से चाची, वहाँ हर किसी के पास समय की कमी है। जितनी फुर्सत यहाँ है उतनी वहाँ नहीं होती। दोपहर के 12 बजने वाले हैं। गर्म हवा चल रही है। सब लोग उसी बरगद के पेड़ की छांव तक ही सीमित हो जाते हैं। सब लोग यहीं बैठिए। किष्टप्पा, जरा उस प्याऊ से पानी ले आओ, सब लोग पीते हैं। सुरैया जी, आपको याद है एक बार ऐसे ही कड़ी धूप पड़ी थी। तब हमारे गांव में बिना किसी जाति पाति के भेद के सबने मिलकर तालाब की गाद निकाली थी। मैं कैसे भूल सकता हूँ रामैया।
उस समय लोगों के बीच का प्यार ही कुछ अलग था। भूख लगने पर किसी भी घर जाकर खाना मांग लेते थे। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। हाँ सुरैया जी, उन दिनों हम रात के समय चौपाल पर बैठकर पुराण सुना करते थे, हरि कथा और बुरुक सुनते हुए समय बिताया करते थे। अब सब लोग घरों तक ही सीमित हो रहे हैं। वे दिन अगर फिर से लौट आए तो कितना अच्छा हो दादाजी। लोगों के बीच बातचीत कम हो गई है। मुझे आप सभी से मुस्कुराकर बात करने में बहुत मजा आता है। लक्ष्मी बेटी ने सच कहा, इसीलिए हमने इस बाजार को आज भी ऐसा ही बनाए रखा है। यहाँ मुनाफे से ज्यादा दिलों के मिलाप को महत्व दिया जाता है। हाँ बेटी, ये बाजार ही हमारी दुनिया है, यही हमारा जीवन है। ये बरगद का पेड़ हमें आश्रय देता है। धीरे धीरे हवा का रुख बदल रहा है। धूप का असर थोड़ा कम हो रहा है। पक्षियों ने फिर से चहचहाना शुरू कर दिया है। किष्टप्पा, ये ले तेरी मेहनत की कमाई। इसे सावधानी से ले जाकर अपनी माँ को दे देना। बीच में कहीं गलत कामों में खर्च मत कर देना। ठीक है दादी, मैं चल रहा हूँ। कल सुबह फिर से नाले पर जाकर और भी मछलियाँ पकड़ लाऊंगा। ठीक है शांतम्मा, चलो। रंगन्ना, तुम भी चलो। आज हमारे घर ही खाना खाते हैं। 4 लोग मिल जाएं तो उस स्वाद की बात ही कुछ और है। नहीं रामैया, लक्ष्मी के लिए मुझे भी घर पर खाना बनवाना है। इस बच्ची को भी अपने हाथ के बने खाने का स्वाद चखाना है। कल शाम को फिर चौपाल पर मिलते हैं। लक्ष्मी बेटी, भूलना मत, शाम को आना। मैं तुम्हें वो मछली का शोरबा जरूर भिजवाऊंगी। गर्मा गर्म चावल के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। जरूर चाची जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत सी नई बातें पता चली। गांव क्या होता है ये आज समझ में आया। जाओ बेटी, सावधानी से जाना। धूप अभी पूरी तरह कम नहीं हुई है। छाता लगा लेना लक्ष्मी। रामैया और शांतम्मा पैदल चलते हुए जा रही हैं। देखा आपने, वो लक्ष्मी बेटी कितनी शालीन और संस्कारी है। शहर में पढ़ने के बाद भी गांव की मर्यादाएं नहीं भूली। यही तो हमारे गांव की महानता है शांतम्मा। हवा में जो ठंडक है, वैसी ही मिठास अगर लोगों के दिलों में भी बनी रहे तो काफी है। ये मछली बाजार सिर्फ खरीद बिक्री की जगह नहीं है। सच कहा आपने। चलिए जल्दी कीजिए, उन मछलियों को धोकर शोरबा चढ़ाना है। इमली का शोरबा अच्छी तरह उबलना चाहिए, तभी मछली के टुकड़ों में असली स्वाद बैठेगा। दूर आसमान में पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे हैं। उस शाम पूरा गांव मछली के शोरबे की सोंधी महक से सराबोर हो गया। इंसानों के बीच का यही आपसी प्रेम और स्नेह इस गांव को जीवंत बनाए रखता है। धूप की तपिश को आखिरकार प्यार की ठंडक ने हरा दिया। नैतिक शिक्षा, ग्रामीण जीवन में प्रकृति के साथ मिलकर जीना, दूसरों के साथ सुख दुख बांटना और बड़ों के प्रति आदर भाव दिखाना ही हमारी परंपरा है।